भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, लेट्स टॉक विद नदिता जी मिश्रा। आज बहुत सारी स्पाइसी खबर हैं और उन स्पाइसी खबरों के बीच में से 2 खबर मैं लेकर के आई हूँ और उन खबरों पे थोड़ा-सा नमक, मिर्च, मसाला, काला नमक, चाट मसाला, जो भी आप कह लीजिए वो सारा छिड़कने के लिए मैंने इनवाइट किया है शिवम चौधरी को। शिवम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। शिवम, जो चटपटी खबरें हैं वो कांग्रेस के खेमे से आ रही हैं और पहली खबर मैं बोलूंगी, पार्लियामेंट में राहुल गांधी की सुई जो अटक गई है और वो एक लूप में चले जाते हैं। एक टाइम पे वो लूप में चले गए थे अडानी को लेकर के और दूसरी बार वो लूप में गए हैं वोटर लिस्ट को लेकर के। तो वोटर लिस्ट की कहानी क्या है? एक एलओपी बार बार वही चीजें बोलता है, क्या उसको वो पर्ची पकड़ाई जाती है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है? ये वोटर लिस्ट का मतलब ये फंडा है क्या? क्यों पीछे पड़ गया है ये मोहब्बत की दुकान? जी, नंदिता जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। बिल्कुल आपने सही कहा। जो राहुल गांधी है उनकी गरारी अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर अटक जाती है, कभी अडानी के ऊपर, कभी राफेल के ऊपर, और वो अलग बात है उसमें उन्हें माफी भी मांगनी पड़ती है। अभी भी कुछ केसेस है, लगभग 18 के ऊपर केस है जो उनके ऊपर चल रहे हैं। खैर, उनके ऊपर कभी और बात होगी। लेकिन अब राहुल गांधी की जो गरारी है वो अटक गई है संसद के अंदर इलेक्टोरल टर्नआउट के ऊपर। इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर उनकी बात अटक गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र के अंदर, हमें याद है कि सुप्रिया सुले और बाकी और जो नेता थे उनके साथ बैठे थे और उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो अचानक से स्पाइक हो जाता है। हम बात करेंगे कैसे वो स्पाइक हुआ, क्या कारण है उसके पीछे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आज के समय में विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, उन्हें मुद्दा ढूंढना पड़ रहा है। हमें याद है कि हर लोकसभा सत्र से पहले कुछ ना कुछ मुद्दा बाहर से हमें इन्हें प्रोवाइड कराया जाता था। कभी मणिपुर होता था, कभी अडानी होता था, कभी कुछ होता था। लेकिन इस बार वो मुद्दा, और पिछले बार के लोकसभा सत्र में वो मुद्दा नहीं मिल पाया, लेकिन अब इन्हें कहीं से वो मुद्दा खोज के लाना पड़ा जबरदस्ती का। वो मुद्दा ये इलेक्टोरल वाला है। इन्होंने क्या कहा, और पहली बात आपको बता दूं, इस सत्र में भी ये मुद्दा सबसे पहले टीएमसी ने उठाया। तो राहुल को लगा यार मैं पीछे न रह जाऊं, तो उनके मुद्दे को उठा के और मैं बड़ा बन जाता हूं, क्योंकि मैं बड़ा नेता हूं। लेकिन बड़ा बोलने से नहीं होता, आपके व्यवहार से होता है। अब जो बात इन्होंने कही है कि भैया महाराष्ट्र के अंदर अचानक से 39 लाख वोटर बढ़ जाते हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच में। पहली बात तो मैं राहुल गांधी को यह बता दूं कि यह पहली बार नहीं है। अगर 40 लाख वोटर लगभग बढ़े हैं तो 8 लाख का नाम वोटर लिस्ट से कटा भी है। उसके अलावा 2024 में अगर 40 लाख बढ़े हैं, इसी दौरान 2019 में 12 लाख बढ़े थे, 2014 में 27 लाख बढ़े थे, 2009 में 30 लाख बढ़े थे और 2004 में 29 लाख लोग बढ़े थे। अब बात यह है कि इस दौरान इसलिए अक्सर ये बढ़ते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आते हैं। 5 साल लगभग कोई चुनाव नहीं होता, तो कोई जो इलेक्शन कमीशन है वो मेहनत नहीं करता कि भैया लोगों से कहे कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए। अक्सर चुनाव से पहले ये पूरा का पूरा ड्राइव चलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दायरे में लाया जा सके। स्कूल, कॉलेजेस, खासकर युवाओं के बीच में जाता है इलेक्शन कमीशन कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। इसलिए अक्सर इस दौरान ये जो वोटर में स्पाइक आता है, इस दौरान आता है कि जो 5 साल लोग खाली बैठे हुए थे वो आकर कहते हैं हाँ साहब ठीक है, हम भी वोटर रजिस्टर करा लेते हैं। इसलिए ये आंकड़ा जब रिफ्लेक्ट होता है वोटर लिस्ट के अंदर तो ये बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद राहुल गांधी कहने लगे नहीं भैया हमें तो इस पे बहस चाहिए संसद के अंदर। बिल्कुल, मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है, और यही सवाल ओम बिरला जी का था, यही सवाल सत्ता पक्ष का था कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से पार्लियामेंट का हिस्सा है? क्या इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, मेंबर है, स्पीकर है? नहीं। दरअसल जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो किस तरीके से काम करती है उसमें ना ही संसद, ना ही सरकार, ना ही विपक्ष किसी तरीके से दखल कर सकता है। तो उससे आप किस तरीके से उसकी बात आप संसद के अंदर कर सकते हैं? अगर आपको कोई बात करनी है, अपनी बात रखनी है, तो आपको जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास कि भैया हमारी हमारी ये ग्रीवेंसेस हैं, ये दिक्कत है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए आपने बहस कर ली, प्रधानमंत्री ने कहा होना चाहिए, सब कुछ है, उनकी आपकी बात मान ली, उसके बाद क्या? अरे करना तो इलेक्शन कमीशन को ही है। संसद में बहस करने से क्या होगा? या तो आप कहिए हम ये चाहते हैं ये कानून में बदलाव हो और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल बनाया जाइए, या उसमें सुधार होना चाहिए या उसमें बदलाव होना चाहिए, आप उसके ऊपर बिल लेके आइए। आपने बहस कर ली, प्रधानमंत्री भी आपकी बात से मान गए, क्या होगा?
वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी अपने हिसाब से काम करेगी। अब यही बात लेकर वो इलेक्शन कमीशन के पास गए कि हमें वो पूरा का पूरा डेटा चाहिए, जो किस तरीके से वो वोटर में बढ़त हुई है महाराष्ट्र के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने कहा बहुत बेहतर है, आप जिस तरीके से मांग रहे हैं, जो डेटा मांग रहे हैं, जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये देने के लिए 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ये लोग गए थे कोर्ट के अंदर। रणदीप सुरजेवाला कोर्ट के अंदर जाता है, अपनी बात रखता है, कोर्ट ये निर्देशित करती है, तो उसमें जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी जाते हैं, वो कहते हैं ये जिस फॉर्म में मांग रहे हैं उसे देने के लिए हमें 3 महीने लगेंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा डेटा क्रंच करना पड़ेगा और वो तैयार करना पड़ेगा। अगर इन्हें चाहिए अभी तात्कालिक रूप से, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी इनका कैंडिडेट रहा होगा उसे पूरी वोटर लिस्ट बूथ सहित दी जाती है कि फला बूथ पे इतने वोटर हैं, वो सारा का सारा डेटा उठाए, कंपाइल करें, डेटा लिस्ट बिठाएं, मुझे बिठा लें, मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूं कांग्रेस को, मुझे बिठा लें, वो जिस तरीके से चाहिए मैं उन्हें पूरा का पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा। लेकिन वो जिस तरीके से चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम देंगे, लेकिन उसके लिए हमें 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन क्योंकि उससे पहले लोकसभा सत्र आ गया, इन्हें कोई मुद्दा था नहीं और ये ढोल मंजीरा बजाना था, इन्हें पता था कि वक्फ का मामला आने वाला है। अब ये क्या कहेंगे कि भैया देखिए चुनाव में धांधली हो रही है, महाराष्ट्र में चुनाव छीन लिया गया है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी ये कह रहा था ना, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर कम ज्यादा हो गए हैं। उसे ये नहीं पता कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के भी नाम कटे हैं, कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर चले गए होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं कि नए आए भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डबल वोट होंगी, उन्होंने कहीं कटवाए होंगे, तो ये सब चीजें चलता रहता है। और एक और अब दिक्कत क्या होती है विपक्ष के साथ और भारतीय जनता पार्टी के में एक बेसिक डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उन्हें ये कहती है चुनाव से पहले कि आपको ये लगता है कि आपके एरिया में कोई वोटर डिस्क्रिपेंसी, आपको लगता है कोई वोट एक्स्ट्रा है, किसी का नहीं बना है, पूरा का पूरा एक ड्राइव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाता है। मोदी ने आते ही इसलिए नहीं करे वो 10 करोड़ कार्यकर्ता, उसे पता था ये 10 करोड़ कार्यकर्ता कहां काम आएंगे, वो इसी काम में लगाता है। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं कि भैया हमारे मोहल्ले में इन 10 लोगों की वोट नहीं बनी है और ये 10 लोग हैं जिनकी फर्जी वोट है, वो जाकर उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन में अपना डेटा रखते हैं और वो वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं। अब दिक्कत क्या है, इस पूरे विपक्ष के साथ इसके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऑन ग्राउंड वर्कर नहीं है, इसलिए जो ये प्रोसेस है, जो ये भागा दौड़ी है, वो ये नहीं कर पाते। अब जब चुनाव आता है तो उन्हें ये लगता है राहुल गांधी को, अरे हम तो मोदी की वजह से हार गए, इलेक्शन कमीशन की वजह से हार गए। भैया तेरे पे कार्यकर्ता तुम्हारे पास नहीं, मुद्दा तुम्हारे पास नहीं, पैसा तुम्हारे पास नहीं, वोटर तुम्हारे पास नहीं, ये 4-5 चीजें हैं ना जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए, और नेतृत्व तुम्हारे पास नहीं। ये 5 चीजें हैं जो आपके पास नहीं है और आपके लिए सिर्फ ये जिम्मेदारी है, मतलब आप जब हार जाते हैं तो आप सिर्फ एक चीज कहते हैं कि भैया मेरी हार की जिम्मेदार मोदी है, मोदी नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन हैक हुआ, ना ईवीएम हैक हुई है तो जनता हैक हुई, और वो मोदी ने की है, निश्चित तौर पर की है, अपने कामों से की है। तो भैया आप भी कर लो, आपके पास 3 राज्य हैं, कोई एक मॉडल स्टेट डेवलप करो। मोदी ने किया ना भैया, मोदी ने क्या किया, गुजरात मॉडल बेचा, आप भी बेच लो, हिमाचल मॉडल, तेलंगाना मॉडल, कर्नाटक मॉडल। कर्नाटक मॉडल में आप क्या कहते हो, भैया 4% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में। फिर आप कहते हो अरे हम तो सेक्युलर पार्टी हैं। फिर आप किस तरीके से वक्फ को और क्या क्या पैसा देते हो सबको पता है। तेलंगाना में आपकी क्या स्थिति हो गई, आप एमएलसी इलेक्शन नहीं जीत पाए। हिमाचल में आपकी सरकार गिरते गिरते बची है। अगर ये सब चीजें जनता देखेगी तो आपको वोट देगी क्या, नहीं देगी। और जब वोट नहीं देगी उसके बाद आप कहेंगे अरे वोटर लिस्ट ही खराब थी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये राहुल गांधी के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है कि किस तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे लेकर बढ़े। जी शिवम, 2 चीजें। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि जनता हैक हो गई है, और मतलब ये मुझे लगता है कि मतलब एक लाइन हो जानी चाहिए कि जनता हैक हो गई, ईवीएम आप हैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक कॉम्प्लीमेंट में आपको दूंगी कि आप अपने डेटा के साथ में इतने ज्यादा मतलब फ्लुएंट हैं, परफेक्ट हैं, हैट्स ऑफ टू यू। मेरे को तो वो डेट्स और इन सब चीजों में क्या होता है ना, मुझे तो नीचे देखना पड़ता है कि जो मैंने लिखा हुआ है उस पर भी मैं फंबल कर जाती हूँ, लेकिन वो मेरा लाइटर साइड था। अब हम आते हैं कांग्रेस की ही बात, जैसे मैंने कहा था कि मजेदार खबरों में से एक चटपटी खबर दूसरी है। छत्तीसगढ़ के जो एक्स सीएम है भूपेश बघेल, सॉरी,
भूपेश बघेल के बारे में और उनका बेटा चैतन्य बघेल। उनके घर में, उनके ठिकानों पे कल ईडी की ताबड़तोड़ रेड हुई है और उस रेड को रोकने के लिए जैसे कि केजरीवाल के जो पिट्ठू हुआ करते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, ऐसे ही मोहब्बत की दुकान से कुछ मोहब्बत के नमूने बाहर निकल के आए और उसमें से एक का तो नाम भी आया है सनी अग्रवाल करके। सनी अग्रवाल वो जिसने कि ईडी की गाड़ी का जो साइड मिरर जो होता है वो तोड़ दिया था। गाड़ी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी और उसके बाद में एक बड़ा बेकार सा बघेल का एक आया कि सिर्फ 33 लाख ही तो पकड़े गए हैं, जो कि 33 लाख मानते हैं हम कि वो एक चिल्लर है कांग्रेस के लिए, फिर भी पकड़ा गया है। इसके पीछे क्या कहानी है? क्या केजरीवाल से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं? क्योंकि दारू का जो लिकर का जो एक मुद्दा है वो यहाँ पर भी चिपक करके आ रहा है। थोड़ा सा ईडी और इनकी जो मोहब्बत की दुकान के जो नमूने बाहर आए हैं उनके ऊपर मैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आपको पिक्चरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। दरअसल कल जो ईडी ने रेड मारी है वो लगभग सिंघम स्टाइल में मारी है कि काली स्कॉर्पियो आती है, आकर खड़ी होती है और सारे गेट खुलते हैं और लोग आ जाते हैं। 14 ठिकानों पर लगभग इसी तरीके से एक साथ रेड मारी। भूपेश बघेल, उनके बेटे और उनसे जुड़े हुए 14 ठिकानों के ऊपर रेड। पूरा का पूरा लिकर स्कैम हुआ है। अब कुछ लोग आईफोन चलाते होंगे, आईफोन में 3 तरह के मॉडल आते हैं, मिनी, अल्ट्रा, अल्ट्रा प्रो मैक्स। जो दिल्ली के अंदर लिकर स्कैम हुआ वो मिनी मॉडल था, जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ वो अल्ट्रा प्रो मैक्स मॉडल था। दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल साहब ने क्या किया कि भैया हम ना सारी नीति बदल देते हैं। केजरीवाल साहब ने कहा लाओ कागज पत्तर लाओ, अरे मनीष साइन करो, दारू बेचनी है। ये सब उन्होंने कामकाज किया, मीटिंग की। भूपेश बघेल साहब ने कहा कौन करे कागज वागज पे साइन, ये काम धाम ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का काम नहीं है, हम नया काम करते हैं। हम पैरेलल आबकारी नीति खड़ी करके पैरेलल दुकान चलाते हैं सरकारी दुकानों। दरअसल 2100 करोड़ रुपए से ऊपर का स्कैम है, यानी कि इतने का नुकसान तो सरकारी खजाने को हुआ है। इसके अलावा लगभग इतना ही पैसा ये माना जा रहा है कि जो सिंडिकेट है जिसने ये सब कुछ किया उसकी जेब में गया है। लगभग 5000 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम है। किया कैसे? एक शराब की दुकान होती है, उसके ऊपर शराब बिकती है, मान लीजिए 1000 रुपए की एक बोतल है, लगभग 500-600 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 200 रुपए मार्जिन है बेचने वाले का और 200 रुपए सरकार को टैक्स जा रहा है। मैं रफ बट वो कह रहा हूं कि इस तरीके से बांट लीजिए। इन्होंने क्या किया कि वो काउंटर पे तो दारू बिक रही है, उन्होंने एक बराबर में एक अलग काउंटर लगा दिया, उसके ऊपर भी दारू बिक रही है। उसके ऊपर जो होलोग्राम है वो नकली है, जो पैकेजिंग है वो नकली है, दारू असली है, लेकिन उसके अंदर उसको सरकार में कहीं रजिस्टर नहीं है, वो बोतल वहां बेची जा रही है, ये किसी रिकॉर्ड में नहीं। तो जो 200 रुपए सरकार को जाने चाहिए थी वो सरकार को ना जाकर उस सिंडिकेट की जेब में जा रहे थे जिसने ये चलाया। अब मान लीजिए एक दुकान है, एक ठेका है जो 10,000 बोतल बेचता है महीने की, 2000 बोतल तो सरकारी रेट पे सरकारी खजाने को जा रहा है, 8000 साइड में खड़ा कर दिया। एक पैरेलल, जैसे कहते हैं ना, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। मेरा सवाल ये है कि भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं था कि ये सब चीजें हो रहा है। जब ईडी वगैरह ये सब कर रही है तो ये जवाब दिया गया। आपको पता है कि छोटा सा थाना अध्यक्ष भी होता है, उसे पता होता है कि मेरे एरिया में कौन किस तरह का अपराध कर रहा है और कौन अपराधी है, सब जानकारी होती है। आपके पूरे राज्य में जो चीज राज्य को सबसे ज्यादा इनकम देती है, दारू और पेट्रोल, यही देते हैं ना। कोरोना में जब सारे ठेके, कोरोना में जब लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने लगा, सबसे पहले क्या खोला था? ठेके खोले थे ना, क्योंकि सरकार को पता था पैसा वहीं से आना है। तो आपको ये नहीं पता कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है और वहां पे डाका डाला जा रहा है, बघेल साहब को नहीं पता था। दो चीजें हैं, मैं कह रहा हूं नहीं पता था। बघेल साहब ये पता होना आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, अगर नहीं पता था तो भी आप गलत हैं, और अगर आपको पता था तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब जिस तरीके से ये छापेमारी हुई है, इसमें ऑलरेडी कई लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर के जो पूर्व मेयर हैं एजाज, उनके भाई अनवर इसमें ऑलरेडी नामित है। इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, पूर्व टेलीकॉम अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, साथ ही आबकारी मंत्री यानी कि छत्तीसगढ़ का मनीष सिसोदिया, क्वासी लखमा, वो भी इसमें नामित है। उनके जब ट्रांजैक्शन डाले गए बैंक अकाउंट के, तो 36 महीने में लगभग 72 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए उनके खाते में आ रहे थे। अब उन्होंने कहा रे मैं तो अनपढ़ आदमी था, मुझे नहीं पता था, मुझसे तो साइन करा लिया, मुझे तो ये कह दिया, बड़ा फायदा हो रहा है सरकार को। मेरा सवाल ये है क्वासी लखमा जी, आप इतने सीधे नहीं हो सकते। आप वहां मंत्री बन के पहुंचे, सबको पता है
कोई भी इतना सीधा नहीं होता कि कहीं से आपसे साइन करा लिया गया और कल को तो मनीष सिसोदिया कहेगा अरे वो अरविंद ने कह दिया था कि साइन कर दो। नहीं, आपने करा, आपके सिग्नेचर है, आप जेल जाएंगे। कल को तो लालू भी कह देगा कि भैया मैं तो अनपढ़ था, मुझे पता नहीं था, मेरा साइन हो गया। वो चीजें, ये कुतर्क है और कुछ नहीं है। तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके से ये सब चीजें हुई। और इसमें जो बघेल साहब हैं, उनके जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनका नाम भी आया है। खबरें ये है कि जो पैसा इसको जनरेट हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, उस पैसे को घुमाया जा रहा था। और 33 लाख रुपए मिले हैं ना, पैसा ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी के बंगले का आंकड़ा है। अभी चैतन्य बघेल के घर से कितना मिला है, बाकी और ठिकानों से कितना मिला है, उसकी डिटेल ईडी ने नहीं दी है। और निश्चित तौर पर अधिकारियों का थूक खत्म हो गया था, तभी नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई। 33 लाख रुपए कोई एक अकेला आदमी गिन सकता है, 33 ही लाख रुपए। 200 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं जो ईडी ने बताए। अभी चैतन्य बघेल और बाकी जगह से क्या मिला है, ये जानकारी नहीं आई है। इसलिए महत्वपूर्ण है इन चीजों को जानना, समझना। बघेल साहब ने एक ट्वीट किया कि मेरे घर से क्या मिला, 33 लाख रुपए मिले मात्र। ठीक है, मैं मान लिया आप इतने दिन से मुख्यमंत्री, आपके बिजनेस भी चलते होंगे, कृषि है, डेयरी है, ठीक है, 33 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप उसका बड़े आराम से उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और चीज लिखी कि मेरे घर से एक पेनड्राइव मिली है जिसमें रमन सिंह के दामाद और कोई मंतेराम है, उसकी बातचीत रिकॉर्डेड है और वो पेनड्राइव मेरे यहां से मिली है। मेरा सवाल ये है, अगर मान लीजिए कोई स्कैम है, कोई ऐसी आपत्तिजनक उसमें बातचीत है, कोई घपला है, घोटाला कुछ भी है, तो अब तक भूपेश बघेल जी अपनी तिजोरी में रख के क्यों बैठे थे? उसकी जगह कोई थाना होना चाहिए था, कोई कोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, उसका एविडेंस आपके पास है, तो आपके पास तो एविडेंस छुपाने का केस आपके ऊपर होना चाहिए। आपने अब तक ये क्यों रखा था? पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं था? मीडिया में क्यों नहीं था? इसका मतलब फैब्रिकेटेड स्टोरीज है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए ये सब चीजें हैं, ये दर्शाया जा रहा है। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई ईसीआईआर नहीं है, यानी जो प्राथमिकी, जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, दरअसल कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी थी, जो इनकम टैक्स के द्वारा हुई थी। उसके बाद ईडी ने फ्रेश ईसीआईआर उसमें ऑलरेडी दायर कर दी है। आधी अधूरी जानकारी जो बताई जा रही है बघेल साहब के साथ द्वारा, वो बहुत सही नहीं है। और एक और चीज, बहुत लोगों ने एक मूवी देखी होगी, रेड, अजय देवगन की मूवी थी। उसमें दिखाती थी अजय देवगन रेड मारने जाते हैं एक नेताजी के घर में, और उन्हें पता होता है कि कहां कहां पैसा छिपा है। उनके पास एक नक्शा होता है, वो नक्शे में बता देते हैं भैया इस पिलर के अंदर है, इन पैड़ियों के अंदर है, छत के ऊपर है। क्या मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये नक्शा घर के अंदर से किसी ने उन्हें दिया था। मूवी में यही था। अब ईडी को कैसे पता कि भूपेश बघेल जी के इन ठिकानों पे यहां ये पैसा मिलेगा? यानी कोई ना कोई इंटरनली इस पूरे के पूरे सिस्टम को सैबोटाज करना चाह रहा है। कोई ना कोई तो खबरी है जिसने जानकारी दी होगी, और कोई खास होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे के ऊपर जब तक ईडी तब तक रेड नहीं मारेगी जब तक कोई बहुत बड़ा एविडेंस उसके पास ना हो, क्योंकि उसके पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होंगे ये मैं और आप भली बात ही समझते हैं और ईडी भी समझती है। मैं इसे इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के बहुत खासम खास। हमें याद है किस तरीके से प्रियंका गांधी के जो पति हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी की सारी जानकारी पूरे हरियाणा में चाय की दुकान से लेकर और लोगों के घर घर तक पहुंच गई। किसी ने तो लीक की होगी ना, इतना आसान है क्या किसी की जानकारी लीक करना? इसका मतलब परिवार में कोई है जो दीदी से सहज नहीं है और दीदी के लोगों से सहज नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल जी को अभी पंजाब का प्रभारी बनाया गया और एक दो ही लोग ऐसे हैं उस पूरी टीम में जो दीदी के खास हैं। यानी कि हर व्यक्ति को किस तरीके से, अभी संदीप सिंह को किस तरीके से ठिकाने लगाया गया, भूपेश बघेल का नंबर आ गया, तो कोई तो है जो उस पूरी की पूरी टीम को खत्म करना चाह रहा है। हमने देखा किस तरीके से वहां राजीव शुक्ला को हटा दिया गया, किस तरीके से डीके शिवकुमार को कमजोर किया जा रहा है, किस तरीके से सचिन पायलट को लगभग किराने लगा दिया। कौन है वो जो दीदी और दीदी की टीम के उभार से डरा हुआ है? तो किसी ने तो वो नक्शा ईडी को दिया होगा कि भैया जाइए भूपेश बघेल जी के इस घर में जाइए, उस कमरे में जाइए, उस अलमारी में जाइए, उस अलमारी की चाबी वहां रखी है, वहां से उठाइए, खोलिए और ये मिलेगा आपको। मतलब बहुत जबरदस्त परिवार। और ऐसा नहीं है कि दीदी से वार खा रही है। अब कोई तो होगा जिसने ये बताया होगा कि भैया एक कंपनी चलाते हैं इंग्लैंड में, वहां पासपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट है, तो वो भी कहीं से जानकारी आई होगी।
अब भैया विदेश चले जाते हैं, अचानक से छुप छुपा के चले जाते हैं, सबको पता लग जाता है, ये जानकारी भी कहीं से आती होगी। तो परिवार में क्या चल रहा है, जनता डॉट कनेक्ट कर ले, समझ जाएगा। भूपेश बघेल कोलेटरल डैमेज है, मैं इस तरीके से देखता हूं। मतलब अगर हम बात करें तो जयचंद बोल दें या फिर हम विभीषण बोल दें, जो घर का बेदी लंका ढाए, वाली बात हो गई है। और ठीक है, तने कट रहे हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं कि जो मेन पेड़ है वो कब तक कटने का उसका टाइम आता है, और हम वेट कर रहे हैं। और शिवम, थैंक यू सो मच। मेन पेड़ बीमार है, इसलिए तने आपस में लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। तो बस हम जो मेन जो पेड़ है उसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए, कि वो जड़ें तक हम लोग कब तक पहुंचते हैं। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे देश के लिए, और बहुत बुरी न्यूज है कांग्रेस के लिए। तो ये अब तब तक कांग्रेस अच्छी अपने है, ये तब तक अच्छी है जब तक कोर्ट इसके अंदर कोई ज्यादा अपना अति हाँ, उत्साह न दिखाए, कोई बड़े बड़े सही वकील बात ना है। पहुंच जाए, भैया इसमें जमानत दिला दें। और एक और चीज याद दिला दूं, भूपेश बघेल जी का नाम महादेव बेटिंग ऐप में भी आ चुका है। यस 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 उसको यस। मास्टरमाइंड ने भी नाम लिया था। ये सारी चीजें मैं पब्लिक डोमेन में है वो बता रहा हूं, अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, बाकी और जो जानकार हैं वो अपने आप डॉट कनेक्ट कर सकते। हाँ, डॉट सी डॉट से सारे कनेक्ट करें, चाहे उसको हम डायगोनल कनेक्ट करें या स्ट्रेट में कनेक्ट करें, लेकिन डॉट सब कनेक्ट होने शुरू हो गए हैं। और थैंक यू सो मच शिवम, इतनी अच्छे मिर्च मसाला को जो है चाट मसाला डाल करके सर्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो जैसे है मैंने वैसे बताया, मिर्च मसाला पब्लिक एंजॉय करेगी। मैं तो जो रेसिपी थी वो रख दी आपके सामने, अब पब्लिक है वो एंजॉय करे, कोको कोला के साथ करे कि पॉपकॉर्न के साथ करे, जैसे चाहे उसे। एग्जैक्टली। और मैं और आप जो है, हम जैसे लोग जो हैं, इन सब चीजों को परोस करके लेकर आते हैं, बाकी पब्लिक के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से एंजॉय करती है। जैसे शिवम ने कहा कि ये लेकिन किसी कोका कोला की या किसी भी कंपनी का एंडोर्समेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट एंजॉय करिए। और मजेदार चीजें हो रही हैं, और हम फिर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। शिवम, थैंक यू सो मच आने के लिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।